ओम शांति। आज हमारे बीच विशेष डॉक्टर किंजल आए हैं भरूच अंकलेश्वर से, जहाँ पर अपना बाबा का तपोवन नेचुरोपैथी सेंटर बना हुआ है। आपका शॉर्ट में मैं परिचय देना चाहूँगी। आपने MS इन फॉरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी की है और बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस में योगा साइंस किया है। प्रैक्टिस आप 5 इयर्स से नेचुरोपैथी की कर रहे हैं और ज्ञान में पिछले 23 साल से आप का चल रहे हैं। आप विशेष कुमारी है और सभी की हेल्थ के लिए सेवा कर रहे हैं। तो जैसे हम सुन रहे थे कि डॉक्टर के साथ प्रभु को याद करो, तो हमें दैवी दुनिया में जाना है। देवताएं वहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं, तो वो प्रैक्टिस हमें यहाँ यहीं से शुरू करनी है। तो इसलिए विशेष कैसे हम अपने खान पान से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, योगी जीवन के लिए हमें अपना भोजन ही दवाई होती है। इसलिए सतयुग में कोई भी डॉक्टर नहीं होता है। तो अभी किंजल बहन को मैं माइक देती हूँ। ओम शांति। गुड इवनिंग। सभी अच्छे हैं? थोड़ा बाबा की पॉइंट से ही शुरू करेंगे। बाबा ने हम सभी बच्चों को लक्ष्य दिया है कि बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। तो विश्व परिवर्तन बहुत बड़ा काम है, लेकिन शुरुआत स्व परिवर्तन से करने के लिए बोला। तो स्व परिवर्तन करने के लिए भी सबसे पहले आता है स्व का रियलाइजेशन, है ना। जो पहला पाठ हम पढ़ते हैं कि हम रियल में क्या है, वो रियलाइज होता है तो एक्स्ट्रा क्या है वो समझ में आता है, गलत क्या है वो समझ में आता है, और क्या नहीं होना चाहिए वो समझ में आता है ना। तो परिवर्तन तभी आता है जब रियलाइजेशन होता है कि क्या सही क्या गलत। ठीक वैसे ही जब हम हेल्थ की बात करते हैं, नेचुरली कोई वैसे ही हेल्दी है तो वो हेल्थ की ज़्यादा बात नहीं करेगा या हेल्दी होने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करेगा। लेकिन जिसके शरीर में रोग है तो उसको उस परिस्थिति को परिवर्तन करना होता है। तो उसके लिए पहले तो रियलाइज़ करना पड़ता है कि शरीर में नेचुरल क्या है। जैसे शांति हम कहते हैं कि आत्मा का नेचर है, प्योरिटी आत्मा का नेचर है। तो हमने जब नेचर को जाना तब अननेचुरल समझ में आया कि गुस्सा अननेचुरल है, ईर्ष्या द्वेष सब अननेचुरल है। तो हमने वो सब हमारे अंदर से निकाला। ठीक वैसे ही इस शरीर के अंदर नेचुरल क्या है या क्या होना चाहिए, तो हेल्थ के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे पूछती जाऊंगी, आप बताना कि ये नेचुरल है या नहीं है। सबसे पहले तो बाल झड़ना नेचुरल है, लेकिन बाल कम हो जाना अननेचुरल है ना। अच्छा, आंखें सभी के पास है, अगर किसी किसी को आंख में जलन होती है तो अननेचुरल है ना। जबकि आँखों के आसपास तो पानी रहता है, और कहते हैं कि हाँ, मनुष्य के शरीर में 70 to 80% जल तत्व होता है। अब जल का गुण ही है शीतलता, और 70-80% जल तत्व के साथ अगर हम ये कहें कि मुझे जलन फील होती है तो वो अननेचुरल है। अच्छा, जलन ऐसा नहीं कि सिर्फ आँखों में होती है, किसी किसी को हाथ में भी होती है, पैरों के तलवों में होती है, यूरिन में होती है ना, छाती में होती है, पेट में होती है। तो जलन नेचुरल नहीं है। फिर डकार आना, खाते हैं तो डकार आना नेचुरल है, क्योंकि वो बॉडी का एक सिग्नल है।
जैसे पहली डकार आती है तो समझा जाता है कि हाँ अभी भी खा सकते हैं, दूसरी डकार आई मतलब सिग्नल मिला कि बस स्टॉप कर दीजिए, और अगर हमने फिर भी खाना चालू रखा, तीसरी डकार आई मतलब हो गया कल्याण, आपने सारा गैप पैक कर दिया, अभी कोई जगह नहीं बची। कहाँ नहीं बची? तो हम जो भोजन लेते हैं अन्न नली के बाद स्टमक में जाता है सबसे पहले, तो वहाँ पे चर्निंग होता है। जैसे मक्खन निकालना हो दही से, तो जो पात्र होता है पूरा आप पैक करके उसको करेंगे, मथेंगे तो मथ पाएंगे नहीं, थोड़ी सी गैप, या कहते हैं कि आधा जब हम भरते हैं तभी हम उसको ठीक से मथ पाते हैं, दही को कन्वर्ट कर सकते हैं मक्खन में। ठीक वैसे ही स्टमक में भोजन आता ज़रूर है, लेकिन उसको पूरा पैक कर दिया, मंथन जो होना चाहिए वो नहीं होता है। दूसरी बात, जैसे बहनों को पता होगा, घर में हम मिक्सर जार में पीसते हैं चीज़ें, राइट? तो उसको पूरा भरते हैं क्या? नहीं, थोड़ी जगह रखते हैं तभी हम उसको पीस पाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही खेल होता है। अगर आपने कोई जगह नहीं छोड़ी तो जो शरीर ने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ा है और भी जो एंजाइम्स डाइजेस्टिव छोड़े हैं वो ठीक से मिक्स ही नहीं हो पाते। तो जो बड़े पार्टिकल्स टूटने चाहिए वो नहीं टूटते हैं, मतलब पाचन की पहली ही क्रिया गड़बड़ा जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भूख से 3-4 निवाले कम खाने चाहिए, तभी बैलेंस रहता है। किस चीज़ का? तो हमारा शरीर बना है किससे? 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अभी सोचना, हमने कुछ भी ठोस खाया, मान लीजिए रोटी खाई, सब्जी खाई, ऊपर से थोड़ा सूप भी ले लिया, ठीक है, सॉलिड भी गया, लिक्विड भी गया, लेकिन स्टमक के अंदर हमने जगह नहीं बचाई तो वायु और आकाश तत्व, उसकी कोई जगह ही नहीं रही। तो 5 तत्वों का इम्बैलेंस पहली ही जगह पर हो गया। अभी वो कैसे पचेगा? जबकि मिक्सिंग तो पहली रिक्वायरमेंट है ना? इसलिए हमेशा भोजन भूख से थोड़ा सा कम करना चाहिए, दबा के तो कभी नहीं खाना चाहिए, है ना? तब भी डकारें आती है। अच्छा, डकार पर हम थे तो 3 डकार कभी नहीं आनी चाहिए, 2 आई तब तक ठीक है, तीसरी आई मतलब अब ये भोजन पचने वाला नहीं है। अच्छा, नॉर्मल डकार आए भोजन करते वक्त फिर भी ठीक है, लेकिन दिन भर डकार आए तो क्या वो नेचुरल है? नहीं। अच्छा, हम खाते मीठे मीठे गुलाब जामुन है और डकार खट्टी आए, क्या वो नेचुरल है? नहीं, मतलब हमने वो गुलाब जामुन जैसी मीठी चीज़ भी दबा कर खाई है। अच्छा, सूजन आना नेचुरल, अननेचुरल, राइट? कई लोग कहते हैं कि मैं खट्टा खाता हूँ या खाती हूँ ना तभी सूजन होती है, बाकी नहीं होती। तो खट्टा तो सारी दुनिया खाती है, अगर खट्टे से सूजन आती है तो सबको आनी चाहिए, राइट? अगर मुझे ही खट्टा खाकर आती है मतलब गड़बड़ मेरे शरीर के अंदर है। कई लोग कहते हैं कि मैं लंबा ट्रैवलिंग करती हूँ, बैठे रहती हूँ, पैर लटकते रहते हैं तो सूजन आती है। तो लंबा ट्रैवलिंग पैर लटका के तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर मेरे ही पैर में सूजन आती है मतलब इस शरीर के अंदर गड़बड़ है जिसको हमें सुधारना पड़ेगा, है ना? फिर है खुजली, आती है सभी को। कभी कभी आना वो अलग चीज़ है, लेकिन रेगुलर आना वो ठीक नहीं है। बालों में आती है, पेट पर आती है, पैरों में आती है। अच्छा, किसी किसी लोगों को स्पेसिफिक जगह पर आती है, पैर में आएगी तो आती ही रहेगी, और किसी किसी का तो टाइम भी फिक्स होता है कि रात होगी तभी खुजली आएगी, फिर दिन में गायब हो जाती है। तो ये भी बॉडी एक निशानी देता है कि कुछ तो गड़बड़ है अंदर, जिसको सुधारना ज़रूरी है।
अच्छा, हमारे शरीर से स्मेल आना नेचुरल है? तो हम कहेंगे नहीं। स्मेल कहाँ कहाँ से आती है? तो किसी किसी के मुंह से आती है। कोई जब सांस लेता है तो उनकी सांसों में स्मेल होती है। किसी किसी को पसीने से स्मेल आती है, किसी किसी के यूरिन में स्मेल आती है और मल में स्मेल आती है। तो रियल में स्मेल, बैड स्मेल कब आती है? और हाँ, जब कोई चीज़ सड़ती है तब उसमें से स्मेल आती है। अब क्या सड़ा? तो इस शरीर के अंदर झांककर तो हम देख नहीं सकते, लेकिन मोटे रूप से अगर समझना है तो जब जो भोजन हम लेते हैं वो पचा लेकिन दूसरे दिन निकला नहीं, तो वो पड़ा पड़ा सड़ता है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। मान लीजिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक टिफ़िन साथ में लिया है, ठीक है? बाहर घूमकर आए लेकिन टाइम नहीं मिला तो हमने खाना नहीं खाया। फिर आकर दूसरे दिन भूल गए डब्बा खाली करना। दूसरे दिन हम वो डब्बा खोलते हैं तो स्मेल आती है। एक दिन बीत गया तो वो पका हुआ आहार बिगड़ जाता है। आप सोचिए, पका हुआ आहार हमने खाया, यहाँ भी पता नहीं कितनी प्रोसेस हुई, दूसरे दिन अगर वो पेट साफ नहीं हुआ, 24 घंटे से ऊपर वो खाना पेट में पड़ा रहा तो बदबू तो आएगी ना। इसलिए पेट हमेशा साफ होना चाहिए, रेगुलर साफ होना चाहिए और पूरा साफ होना चाहिए। अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि मेजॉरिटी सभी को कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन रहती है। पेट जितना साफ होना चाहिए उतना नहीं होता है, या तो एक बार में नहीं होता है, या तो कुछ लेकर साफ करना पड़ता है। अब लेने में भी बहुत वैरायटीज़ है। कुछ लोग कैस्टर ऑयल लेंगे, कोई त्रिफला लेंगे, कोई इसबगुल लेंगे, कोई फाकिया चूर्ण लेंगे, कोई एनिमा लेंगे, है ना? ये सब तो ठीक। कुछ कुछ लोग सुबह उठकर पानी पीते हैं। अभी कितना पानी पीते हैं तो वो सबका अलग अलग है। कोई 1 गिलास पिएगा, कोई 2 गिलास पिएगा, कोई 3 पिएगा, कोई 4 पिएगा। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 गिलास ठंडे पानी से शुरुआत की, फिर 1 गिलास से भी पेट अच्छे से साफ नहीं होगा तो वो गिलास को डबल करेगा, 2, ठीक है? फिर भी पेट साफ होना थोड़े दिनों के बाद या थोड़े महीनों के बाद कम हो गया या बंद हो गया तो फिर वो गुनगुना पानी लेगा, वार्म वाटर। अच्छा, उससे भी पेट साफ होना बंद हो गया, फिर वो टेम्परेचर और बढ़ाएगा, वही वार्म वाटर गर्म होगा। फिर वो 2 गिलास गर्म पानी से नहीं होगा, फिर ग्लासेस बढ़ेंगे, 3, फिर 4। अच्छा, फिर कोई यूट्यूब वीडियो देखेंगे, लेमन निचोड़ के पीने से अच्छा पेट साफ होता है, तो फिर उसी ग्लास में लेमन निचोड़ना शुरू हो जाएगा। फिर एक नया वीडियो देखेंगे कि लेमन हनी बहुत अच्छा, तो फिर लेमन और हनी वाला पानी शुरू होगा। क्या ये सॉल्यूशन है? क्यों? नेचुरल नहीं है। पेट साफ होने की क्रिया नेचुरल होनी चाहिए, है ना? एक हम मनुष्य ही है जिसको इतना सब कुछ करना पड़ता है पेट साफ करने के लिए। बाकी आप किसी भी प्रजाति जाति को देख लो, पशुओं को, पंछियों को देख लो, उन्हें सेकंड्स लगते हैं पेट साफ करने में, है ना? हमें क्यों इतनी दिक्कत होती है? तो बहुत सारी गड़बड़ हम हमारी दिनचर्या में करते हैं। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो सब हम आगे लेंगे। लेकिन बात ये है कि जैसे मान लीजिए कोई डायबिटिक है, ठीक है? शुरुआत 1 गोली से होती है, फिर धीरे धीरे 1 से कंट्रोल नहीं होता, गोली 2 होती है, फिर उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो दूसरी गोली ऐड होती है। ऐसे ऐसे डोज बढ़ते जाते हैं। कभी सुना कि डोज कम हो गए? नहीं। ये वैसा ही खेल है पानी वाला। 1 गिलास से पेट साफ नहीं हुआ, फिर डोज बढ़ा,
2 ग्लास हुआ, फिर डोज बढ़ा, वार्म हुआ, फिर डोज बढ़ा, हॉट हुआ। तो ये समझिए कि डोज बढ़ रहा है मतलब हमारा ऑर्गन कमज़ोर हो रहा है, अंदर का जो अंग है वो कमज़ोर हो रहा है, तभी डोज बढ़ रहा है। रियल में पेट साफ, हम जब छोटे थे तो कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी नहीं, धीरे 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 कुछ तो गड़बड़ की ना, जो वो सिस्टम चेंज हो गई, है ना। कई लोगों का पेट साफ तो हो जाता है लेकिन मल जो होता है वो बंद कर नहीं आता, तो वो भी बीमारी है। कई लोगों का हार्ड हो जाता है, आप में से भी बहुत सारों का अनुभव होगा कि एकदम हार्ड हो जाता है, फिर डिफिकेट करना मुश्किल हो जाता है, वो भी अननेचुरल है ना। अच्छा, भूख लगना नेचुरल है। बहुत लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि भूख क्या है पता ही नहीं, पता नहीं लास्ट कब भूख को एक्सपीरियंस किया होगा। तो भूख ना लगना भी रोग की निशानी है, और भूख अति लगना भी रोग की निशानी है। मॉडरेट, जैसे 2 बार 3 बार दिन में भूख लगती है नेचुरली, उतना लगे तो उसको नेचुरल कहेंगे, है ना। भूख से भोजन करे और दूसरे दिन पेट साफ हो, ये सारी क्रिया नेचुरल है। अच्छा, पेट बढ़ना नेचुरल या अननेचुरल? अननेचुरल। जिसका पेट बढ़ता है उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि इस बढ़े हुए पेट के अंदर आखिर है क्या। विटामिन्स भरे हुए हैं, मिनरल्स भरे हुए हैं, तो क्या होता है? फैट होता है। सिर्फ फैट होता है या और भी कुछ होता है? क्या होता है? पानी, हवा, जिसको हम गैस कहेंगे। ओके। मल, कितना मल हो सकता है किसी के पेट में? जी, कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं? वजन के हिसाब से, फिर भी रफ नंबर अगर बोलेंगे। रहता ही है। हमारा अनुभव ऐसा है कि एक व्यक्ति के पेट में 500 ग्राम से लेकर 5 किलो 10 किलो तक का मल रहता है। शायद मैं कम बोल रही हूँ। डिपेंड्स कैसा पेट है और क्या खा के बढ़ाया है। इस बढ़े हुए पेट में चर्बी भी होती है, वाटर रिटेंशन भी होता है, गैस भी होता है, मल भी होता है, और मल बनने के बाद पैदा हुए पता नहीं कितने सारे टॉक्सिन्स भी होते हैं। वही टॉक्सिन्स, जैसे हम खाना खाते हैं, पचता है, फिर इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होता है, वो ब्लड में जाता है और सारे बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेट होता है। इसी तरह से सभी ऑर्गन्स को पोषण मिलता है। तो इन आंतों के अंदर जब दिनों पुराना, महीनों पुराना या सालों पुराना मल जमता है, तो इंटेस्टाइन उसी में से बने हुए टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और वही ब्लड में जाते हैं, वही सारे बॉडी में घूमते हैं, और जहाँ जहाँ स्थान मिले वो अपनी जगह बनाते हैं। इसलिए जब हम छोटे होते हैं तब हम रोगी नहीं होते, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम रोगी बनते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन होता है टॉक्सिन्स का किसी ना किसी ऑर्गन में, या तो एक ऑर्गन में या मल्टीपल ऑर्गन्स में। इसलिए हम रोज़ बाहर से नहाते हैं, अच्छे से साबुन से घिसकर, शैम्पू से बाल धोते हैं, लेकिन रियल सफाई की ज़रूरत अंदर होती है। अच्छा, सिर्फ आंतें साफ हो गई तो उसको सफाई कहेंगे? नहीं, तो और क्या साफ होना चाहिए? एवरी सेल। बहुत माइन्यूट चले गए आप डीप में। कहा जाता है हमारा बॉडी सेल्स से बना है, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और ये हमारा बॉडी बना है। और दूसरी बात करें तो हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ होती है,
उन्हीं नस नाड़ियों के अंदर बहुत सारा टॉक्सिन होता है। जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल, तो आता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया 250, 300, तो हम डर जाते हैं कि अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड अभी ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर हमें ब्लड थिनिंग की दवा देते हैं, हम बड़े प्यार से खाते हैं इसी विश्वास के साथ कि हाँ अभी हमारा ब्लड थिन हो जाएगा, हम किसी डेंजर से बाहर आ जाएंगे। लेकिन उस टॉक्सिन को नेचुरली निकालने का भी कोई तरीका होगा ना? क्या हो सकता है? एक्सरसाइज, यस, और वॉकिंग, और फास्टिंग, बहुत अच्छा, और जूस, जी, जूस पे, अच्छा, फास्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप फ्रूट खाइए पूरा दिन तो भी फास्टिंग है, या आप जूस पीजिए तो भी फास्टिंग है। अगर हिम्मत है पानी पर रह सकते हैं तो वो भी फास्टिंग है। अच्छा, एक ही टाइम हम अनाज लेते हैं, बाकी सारा दिन नेचुरल खाते हैं, जूस लेते हैं, फ्रूट खाते हैं, सैलेड, सूप, सब्जी, ये सब खाते हैं, तो वो भी फास्टिंग है ना? शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन किया, सूर्यास्त 6:30-7 बजे होता है, 6 बजे करीब हमने भोजन ले लिया। नेक्स्ट डे कम से कम 9-10 बजे तक अगर आप कुछ नहीं लेते तो वो भी फास्टिंग है। फास्टिंग का मतलब क्या है? खाली रखना पेट को। देखिए, बहुत समझने वाली बात है, हम जब सो जाते हैं आँखों को रेस्ट मिलता है, कानों को रेस्ट मिलता है, मुख को रेस्ट मिलता है, हाथों को रेस्ट मिलता है, पैरों को रेस्ट मिलता है। लेकिन अगर हम रात को लेट खाकर तुरंत सो जाए, क्या हमारे पेट के ऑर्गन्स को रेस्ट मिलेगा? तो हम कहेंगे नहीं। इसलिए शास्त्रों में भी गायन है, भोजन का सही समय शाम का सूर्यास्त से पहले का है। आज भी जैन लोगों जो पक्के होते हैं वो लोग इस बात में बड़े पक्के रहते हैं कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर ही लेना है। इसलिए वो खाने में बहुत गड़बड़ करते हैं, इतना तला हुआ, इतना मिक्स करके खाते हैं, फिर भी अच्छे रहते हैं। तो उसका एक कारण है, उनकी एक आदत अच्छी है। तो नेचुरोपैथी में आदतों की बात आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये लोग भूखा मारते हैं, ऐसा नहीं है। भूखा रहकर ठीक नहीं हुआ जाता। जैसे दीदी ने सुनाया इंट्रोडक्शन में कि नेचुरोपैथी में भोजन को ही औषधि बनाते हैं, आहार को औषधि बनाते हैं, है ना? तो बना तो नहीं सकते, लेकिन आहार को औषधि के रूप में ले ज़रूर सकते हैं। उसको औषधि बनाना हमारे हाथ में है। कैसे? चबा कर खाना। जी, पहले के ज़माने में वैद्य हुआ करते थे। अगर कोई बीमार हुआ, वैद्य के पास गया तो खलिए में औषधियाँ डाल के उसको पीसते थे, घोंटते थे। अच्छे से घोंटते हैं जब, तो उसका गुण बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में। ठीक वैसे ही अभी वैद्य नहीं रहे, लेकिन जब आहार को आप इस खलिए में, दांत के खलिए में अच्छे से पीसते हैं तो वही आहार औषधि बन जाता है। प्रकृति ने हमारे मुख में दांत तो दिए ही है चबाने के लिए, लेकिन लार ग्रंथियाँ रखी है जो अल्कलाइन है, जो लार छोड़ती है वो अल्कलाइन होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा बॉडी एसिडिक होना चाहिए या अल्कलाइन, क्या कहेंगे? अल्कलाइन। क्या हमारा बॉडी अल्कलाइन है? नहीं, एसिडिक। जी, कुक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो एसिडिक हो गया। एसिडिक बॉडी की भी तो निशानियाँ होंगी ना? क्या? किसी को अंदाज़ा है एसिडिक बॉडी की निशानियाँ क्या हो सकती है? सर दर्द, जलन, किसी भी जगह जलन, जैसे आगे देखा, आँखों में जलन, नाक में जलन, मुंह में छाले पड़ना,
छाती में जलन, पेट में जलन, यूरिन में जलन, मल में जलन, तलवों में जलन। अच्छा, आपने किसी किसी को देखा होगा कि एसी चालू है फिर भी पसीने छूट रहे हैं। उनको चिल्ड चाहिए रूम, जैसे टेम्परेचर 18, 20, 22 होगा तभी उनको स्वेटिंग नहीं होगा, बाकी पसीना। तो अधिक पसीना होना भी एसिडिक बॉडी की निशानी है। कुछ कुछ लोग चलते हैं ना तो पैरों के निशान भी पड़ते जाते हैं पसीने की वजह से, तो एसिडिक बॉडी। अगर हमारे शरीर में रोग जैसा कुछ भी है तो समझ लेना हमारा बॉडी एसिडिक ही है, जो अल्कलाइन होना चाहिए। बॉडी एसिडिक होने के भी कई कारण होंगे, जैसे तला हुआ खाना, अच्छा मसाले भून के खाना, अधिक तीखा खाना, अधिक खट्टा खाना, अधिक फर्मेंटेशन वाला खाना, फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाना, ऐसी चीज़ें खाना जिसको पचाने के लिए हमारे बॉडी की सिस्टम नहीं बनी है। जैसे कि मैदा पचता है, कहा जाता है कि 72 आवर्स लगते हैं, फिर भी पचा तो पचा, बाकी मैदा शरीर में पचता नहीं है। एक गाड़ी अगर हम पेट्रोल की लाए, पेट्रोल वाली कार, डीजल का प्राइस रेट पेट्रोल से कम हो जाए, क्या हम फिर भी उसमें डीजल डालते हैं? क्यों? उसका इंजन ही नहीं बना है उसका कंबशन करने के लिए। तो समझ की बात है, हमारा सिस्टम बना ही नहीं है मैदे को पचाने के लिए, तो क्यों खाना? बताइए क्यों खाना? टेस्ट के लिए। अच्छा, ब्रेड पसंद आती है ना? ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स बताइए। मैदा और शुगर, यीस्ट और सॉल्ट। अच्छा, बेकिंग पाउडर भी आता है, और यीस्ट है तो नहीं आता है, और पानी, शायद थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ करते होंगे, राइट? अच्छा, प्लेन ब्रेड पसंद करते हैं आप लोग या उसके ऊपर मसाले कुछ लगाना पसंद करते हैं? चॉइस है सबकी। मान लीजिए किसी को केवल ब्रेड पसंद है, हाथ उठाइए किनको सिर्फ प्लेन ब्रेड भी पसंद है। अच्छा, उसी ब्रेड के अंदर अगर नमक ना डाला हो तो चलेगा? चीनी नहीं डाला तो टेस्ट आएगा? तो रियल टेस्ट हम किसका ले रहे हैं? नमक का। सभी को छोले पसंद है? कितने खा सकते हैं? 2 कटोरी तो खा सकते हैं ना? बस। अगर उसी छोले में नमक ना डाला हो तो कितनी खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, थोड़ी भी नहीं, थोड़ा सा, 1 चमचा। देखिए, रियल भूख जब किसी इंसान को होती है ना, तो वो क्या चीज़, क्या वैरायटी है वो भी नहीं देखता, उसका क्या टेस्ट है वो भी नहीं देखता। अगर रियल भूखा कोई इंसान है तो वो फ्रेश बना है या बासी है वो भी नहीं देखता। हमें ऐसी रियल भूख लगती है? क्यों? क्योंकि हम बॉडी को ऐसा चांस ही नहीं देते कि उसको रियल भूख लगे। सुबह उठे, मुरली सुनी और नाश्ता, या तो मुरली से पहले ही चाय के साथ 2 बिस्किट हो जाते हैं, राइट? फिर नाश्ता, नाश्ते में क्या, तो कोई ना कोई वैरायटी बनी होती है, उपमा, पोहा, पता नहीं, सबका अलग अलग ही होगा, लेकिन खाते क्या है तो हम कहेंगे अनाज। फिर 3-4 घंटे हुए नहीं, हम लेंगे लंच। लंच में हम क्या खाएंगे? टिपिकल अगर फुल डिश देखा जाए तो दाल, चावल, रोटी और सब्जी, भर भर के अनाज, थोड़ा बहुत सब्जी। फिर शाम हुई, चाय के साथ फिर कोई नाश्ता, खाखरा है या टोस्ट है, कुछ भी। 2-3 घंटे हुए नहीं, फिर हम डिनर लेंगे। डिनर में क्या खाएंगे? अगेन कोई ना कोई वैरायटी जो कि अनाज से ही बनी हुई है।
दिन में 3 से 4 बार हम अनाज डालते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि हम हेल्दी रहे। कैसे रहेंगे? ये शरीर, या कहूँ कि शरीर के अंदर के ऑर्गन्स बेचारे नॉनस्टॉप काम करते हैं, थकेंगे कि नहीं? हमको काम करना है 8, 10, 12 घंटे, हम थक जाते हैं, ठीक है। सेवा करनी है तो सेवा का एक अलग उमंग और उत्साह होता है, तो शायद 2-4 घंटे हम और खींच सकते हैं, एक पूरा दिन हम खींच सकते हैं, लेकिन लगातार सालों तक कर सकते हैं? नहीं। 8 घंटा हम काम करते हैं तो 8 घंटा हम रेस्ट की अपेक्षा रखते हैं। क्यों? थक जाते हैं। कभी सोचा कि हमारा पेट बेचारा सुबह से शुरू होकर रात तक, और रात को हमारे सोने के बाद भी वो काम पे लगा हुआ होता है, उसको रेस्ट मिलता है? हम कहते हैं कि हम डबल अहिंसक हैं। इसको हिंसा कहेंगे या नहीं? कहेंगे ना। प्रकृति और कुदरत, जैसे हम सभी हैं तो 2 हस्तियां हैं। एक तो ये प्रकृति का बना शरीर और एक उसको चलाने वाली चेतना, आत्मा। 2 हस्ती है, एक प्रकृति और एक कुदरत, है ना। कुदरत के नियम अपने हैं, प्रकृति के नियम अपने हैं। कुदरत का अस्तित्व अपना है, प्रकृति का अस्तित्व अपना है। दोनों में अंतर कोई बड़ा क्या है? और शरीर जड़ है, प्रकृति के तत्व जड़ है। फिर भी मैं कहूँगी तत्व, शरीर जड़ है पर तत्व जड़ नहीं है। तत्वों में चेतना है। और क्या अंतर है कुदरत और प्रकृति में? हाँ, ये भी है। कुदरत दिखाई नहीं देती और प्रकृति दिखाई देती है। और अंतर क्या है दोनों में? अच्छा, अभी आपको कोई गुस्सा दिलाए तो छेड़छाड़ तो हो ही जाती है। कुदरत मालिक है और प्रकृति प्रकृति में भी फीलिंग है। किसी पेड़ पौधे को आप बड़े प्यार से बड़ा करो। एक भाई ने एक बार एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनके घर के बाहर थोड़ी सी जगह थी। उन्होंने अमरूद का पेड़ बीज बोया या कलम किया, मुझे नहीं पता, पर उसका पेड़ बड़ा हुआ। तो एक ही लक्ष्य से उन्होंने वो एक ही पौधा उगाया कि जब ये बड़ा होगा बड़े अच्छे फल देगा, जब ये बड़ा होगा बड़े अच्छे फल देगा। सालों बीत गए, उस पेड़ ने एक फल भी नहीं दिया। और जहाँ से मैं आई हूँ तपोवन, वहाँ पे ऐसे ही पेड़ उग जाते हैं और ऐसे ही फल लग जाते हैं। तो उन्होंने आकर अपना वो अनुभव सुनाया और सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पे तो आप इतनी केयर भी नहीं करते, आजू बाजू से जो वीड्स होते हैं उसको भी नहीं निकालते। मैंने खूब केयर किया। तो उनको समझाया, पूछा पहले तो कि आपने किस मनसा से उसको बड़ा किया था। तो उन्होंने एक ही फल बस पाने की अपेक्षा से किया, स्वार्थ की भावना थी, तो फल भी नहीं मिला। प्यार से, और कुछ लोगों का ऐसा भी अनुभव होता है, गुलाब का पौधा लगाते हैं, इतना प्यार से उसको सींचते हैं तो जैसे पत्ते कम और गुलाब ज़्यादा आते हैं। ऐसा भी अनुभव होता है। तो प्रकृति में भी फीलिंग्स है। अच्छा, दोनों में सबसे बड़ा अगर कोई अंतर है तो कुदरत के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है, प्रकृति के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार नहीं है। वो खुद नहीं चल सकती, वो खुद कर्म नहीं कर सकती, हमारे गाइडेंस से वो करती है। तो प्रकृति की पालना करना भी हमारे फर्ज में आता है ना। हम ज्ञानी हैं और जानते हैं कि विश्व को सकाश देना है, प्रकृति के 5 तत्वों को भी सकाश देना है, हम देते भी हैं। लेकिन साथ में अगर हम अपने ही शरीर पर
कभी कभी या रोज हिंसा करते हैं, तो उस सकाश की कितनी वैल्यू रहेगी? रहेगी। जो इस शरीर की ज़रूरत है वो उसको देना, अर्थात उसकी पालना करना, है ना। ऐसा नहीं कि उसको क्या पसंद है मैं उसको दूं। जैसे बाबा ने आकर ज्ञान से हम बच्चों की पालना की, है ना। तो सिर्फ बच्चे आप जाकर विश्व महाराजन बनेंगे कहकर उठाने वाली बातें ही नहीं की, लेकिन जहाँ जहाँ हम गलत है, ज़रूरत क्या है, वो सारी बात बाबा ने हम बच्चों को दिया। तो इस शरीर को भी इस शरीर की भी ज़रूरत क्या है उसको समझना और उसी अनुसार उसको देना, वो ही रियल पालना। आप सभी सेवाधारी है, इसलिए ये पॉइंट ले रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, 8-10 लोगों को मैं बिठा सकती हूँ, ठीक है। ज्ञान सरोवर और पांडव भवन के बीच में मैं फ्री सर्विस दे रही हूँ, लाने ले जाने की, एक पैसा भी नहीं ले रही हूँ, तभी उसको सेवा बोलेंगे, राइट। अच्छा, मैंने कमाना छोड़ दिया, पेट्रोल मैं अभी खरीद नहीं सकती, गाड़ी की ज़रूरत मैं पूरी नहीं कर सकती, और इसलिए मैं लोगों को ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे सकती। तो गाड़ी होते हुए भी मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? गाड़ी की जो ज़रूरत है वो मैं पूरी नहीं कर रही। जो मेरा सेवा का बड़ा रियल साधन है, मैं उसकी ज़रूरत को इग्नोर कर रही हूँ, मैं सिर्फ सेवा पर ध्यान दे रही हूँ। समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? इसी साधन से हमें सेवा करनी है, लेकिन इसी साधन की अगर हमने केयर नहीं की तो ये साधन कितना चलेगा? हम तो चाहते हैं कि संगम युग पूरा हो तब तक हम सेवा करें, लेकिन साधन ने साथ नहीं दिया तो कर पाएंगे नहीं, बीच में ही रुकना पड़ेगा और फिर हमें फीलिंग आएगी कि अभी घाटा हो रहा है, सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस शरीर की केयर उतनी करनी चाहिए जितना एक छोटा बच्चा अगर कोई हमें हाथ में थमा दे तो हम करें, है ना। एक इतना सा छोटा सा बच्चा कोई हमें हाथ में थमा दे, क्या हम उसको रोटी खिला देंगे? नहीं। क्यों? नहीं पचा पाएगा। हम उसको क्या पिलाएंगे? दूध, जो उसकी ज़रूरत है। तीखा खिलाएंगे? नहीं। क्यों? छोटा बच्चा है, नहीं दे सकते। जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो ये शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को कभी इमेजिन करके देखिए, इतनी इतनी किडनीज, इतना छोटा लीवर, इतना छोटा हार्ट, छोटे बच्चे से भी छोटे ऑर्गन्स है। केयर नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? है ना। कैसे करेंगे? अभी क्वेश्चन ये आता है। पहले तो नॉलेज चाहिए। देखिए, आगे जो शुरुआत में देखा कि रियलाइज करना क्या नेचुरल है, रियलाइज करने के लिए चाहिए रियल आइज, अर्थात ज्ञान। शरीर का हमें कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो जनरल बात है ना कि खुजली नहीं आनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तीखा खाकर जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो थोड़ा सा तीखा छोड़ें। बीपी और डायबिटीज़ कितना कॉमन हो गया है। नेचुरल है या अननेचुरल? अननेचुरल ना। शायद 5-10 साल तक, किसी को बीपी है, 5-10 साल 20 साल पहले तक यही शरीर अपने ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल में रख रहा था, आज नहीं रख रहा है। नक्की कहीं ना कहीं मेरे से ही कुछ गड़बड़ हुई है। वैसे भी बीपी और डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल डिसीज़ कहते हैं। या तो मैं कहूँ इस समय जितने भी डिसीज़ है उसमें से 90% लाइफस्टाइल डिसीज़ है। किडनी और लिवर कॉमनली डैमेज हो रहे हैं अभी, उसका भी कारण है बीपी और डायबिटीज़। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको दोनों में से एक भी नहीं होता, फिर भी किडनी या लिवर पे इफ़ेक्ट आती है। लेकिन अगर बीपी डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अच्छा,
मान लीजिए मुझे डायबिटीज़ है, मैंने सुबह गोली खा ली, दिन भर मेरा शुगर लेवल नॉर्मल रहा। दूसरा दिन हुआ, मैंने फिर गोली खाई, तीसरा दिन हुआ, मैंने फिर गोली खाई। क्या इसको कंट्रोल कहेंगे? नहीं। कंट्रोल किसको कहेंगे? बिना दवाई के वो मेंटेन रहे। ब्लड प्रेशर बिना दवाई के कंट्रोल में रहे। बहुत लोग गैस को बहुत हल्के में लेते हैं, मुझे सिर्फ गैस ही होता है, वो तो आलू खाता हूँ ना इसलिए गैस होता है, अरे चने खाए ना इसलिए गैस होता है। ऐसा थोड़े ही है कि चने खाए, वो तो दुनिया खाती है। अगर मुझे ही होता है तो गड़बड़ है। किस में? तो पाचन में। या तो मैंने ज़्यादा खा लिए हैं, या तो मैंने बिना भूख के खाए हैं, या फिर मेरी पाचन ही मंद है, उसके लिए ये चीज़ हैवी है। सबका अपने अपने बॉडी के साथ अपना अपना एक ऑब्जर्वेशन होगा कि ये चीज़ खाती हूँ या खाता हूँ तो दूसरे दिन ये इफ़ेक्ट आता है। ये जानने के बाद क्या हम उसका त्याग करते हैं? नहीं करते हैं। करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, बाकी छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोग नेचुरोपैथी में जल्दी नहीं जाते, ये लोग छुड़ाते बहुत है। एलोपैथी इजी है, दवाई खाओ, कुछ भी खाओ। आयुर्वेद में थोड़ी थोड़ी परहेज आती है और नेचुरोपैथी में अधिक परहेज आती है। लेकिन डरना क्यों चाहिए? पूरी थियोरी समझिए। परहेज तब तक आती है जब तक प्रॉब्लम है। एक बार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर आप नेचुरल नॉर्मल डाइट पे भी आ सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने 1 साल परहेज में जिया, निकाला, फिर आपको गड़बड़ करने का भी मन नहीं होगा। क्यों? आपका नेचुरल नेचर बन गया, नेचुरल चीज़ों को अपना कर ईजी फील करने का। हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि खाना खाने के बाद भी जैसे कमज़ोरी लगती है, आलस आता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। अभी हम खाना क्यों खाते हैं? तो कहेंगे एनर्जी के लिए। तो रियल में तो थकान नहीं लगनी चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, फिर भी आता है। बहुत लोग होंगे जो दोपहर में खाना खा के सीधे सोते होंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। जो आहार नींद के प्रति प्रेरित करे उसको सतो प्रधान नहीं बोल सकते। वो आहार भी तमो प्रधान, भले सात्विक था, हमने बड़ी सात्विक मनोवृत्ति से बनाया था, लेकिन अगर मैंने ओवर खा लिया, नहीं पचा, हैवी फील हुआ, मैं लेट गई, नींद आ गई, तो वो नींद तमो प्रधान कही जाएगी। नींद का गायन केवल रात को है, और वो भी बाबा कहते हैं बच्चे सवेरे सोना सवेरे उठना, अर्थात स्लीप अर्ली वेकअप अर्ली। तो कितना जल्दी सोएंगे? देखिए, जिनकी सेवा रात को होती है उनके लिए तो ये रूल्स लागू नहीं करेंगे, बट जिनको ऐसी सेवा नहीं है, मैं उनसे सवाल करती हूँ, कितना जल्दी सोना चाहिए? 10 से पहले। क्योंकि 10 और 1 या 2 बजे तक की जो नींद होती है, उसी में हमारे ब्रेन को रियल आराम मिलता है, हमारे मन को रियल आराम मिलता है। जब ब्रेन को आराम मिलता है तो सारे शरीर में हीलिंग अच्छे से होता है। जिसका ब्रेन आराम नहीं पाता है उसके बॉडी में हीलिंग ठीक से नहीं होता है। कई लोगों को नींद नहीं आती है। अब नींद आना तो नेचुरल क्रिया है ना, फिर भी नींद नहीं आती है तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो सोने का टाइम चेक करो, खाने और सोने के बीच का गैप चेक करो, क्या खाकर सोए हैं वो चेक करो, क्या सोचकर सो रहे हो वो चेक करो, मौन में थे सोने से पहले वो भी चेक करो। अगर बातें करने के बाद तुरंत लेट गए तो नींद आएगी? नहीं, ब्रेन वैसे ही एक्टिव है। मोबाइल देखने के तुरंत बाद लेटेंगे, नींद आएगी?
नहीं आएगी। कोई वीडियो देखा, मूवी देखा, पता नहीं किसी से चिट चैट किया, फिर सोने का ट्राई करेंगे। ब्रेन को एक्टिव करने के बाद अगर हम उससे ऐसी अपेक्षा रखें कि भाई तू 5 मिनट में सो जा, वो नहीं सो सकता है, उसको फिर टाइम चाहिए। और कई बार कई लोग कहते हैं कि 10 बजे का मेरा टाइम है, लेकिन अगर वो टाइम निकल गया, मैं 11 या 11:30 बजे सोई तो फिर नींद नहीं आती है। नहीं आएगी ना। जो टाइम था, जो क्लॉक था बॉडी का, वो मिस हो गया। इसलिए हमारी दिनचर्या भी रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। अब रेगुलर का ये मतलब नहीं है कि रोज़ 12 बजे हम खाते हैं तो आज मुझे भूख ही नहीं है तो भी मैं 12 बजे खा लूँ। वो खाना पचेगा? क्यों नहीं पचेगा? बिना भूख के खाया है। शरीर ने मांगा नहीं था, हमने उसको दे दिया, लो करो काम। इसलिए वो पचाने का काम ठीक से नहीं कर पाता है। जो चीज़ शरीर में पचती नहीं है वो सड़ती है। जो चीज़ सड़ती है उसमें से 3 चीज़ें पैदा होती है: कीटाणु, गैस और बदबू, जो तीनों शरीर के लिए हानिकारक है। जबकि हम बात ही कर रहे हैं हेल्दी होने की, तो हमारे शरीर में खाना कभी भी सड़ना नहीं चाहिए। इसलिए 2 हस्तियाँ, कुदरत और प्रकृति। कुदरत के नियम बाबा अच्छे से अच्छे हमें मुरली में सुनाते हैं। बच्चे सुख देंगे सुख पाएंगे, दुख देंगे दुख पाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं। प्रकृति के भी अपने नियम बने हुए हैं। पहला नियम, भूख लगे तभी खाना खाइए। कई बार ऐसा होता है कि हमें भूख ही नहीं लगती, भले रोज़ मेरा खाने का टाइम 11 या 12 बजे का है, 4 बजे तक भी अगर मैंने नहीं खाया, भूख नहीं लगती। किसी दिन की बात है। सीज़न चेंज होती है तब भी भूख चेंज हो जाती है। जैसे ठंड की मौसम में ज़्यादा भूख लगती है, बारिश की मौसम में पाचन मंद हो जाती है, तो भूख भी कम हो जाती है। क्या हम उसके अकॉर्डिंग खाते हैं या फिक्स है? मैं 2 रोटी खाती हूँ, मतलब विंटर है तो भी 2 रोटी और रेनी सीजन है तो भी 2 रोटी। क्या करते हैं? चेंज लाते हैं हम? नहीं। बाहर की इतनी बड़ी प्रकृति अपने में चेंज लाती है। हमारे शरीर में जो कि प्रकृति से बना है उसमें भी चेंज आता है, लेकिन उसके ऊपर थोपने वाली जो हमारी सिस्टम है उसमें हम चेंज नहीं लाते। थोपना माना क्या? उसको भूख है कि नहीं है, इतना देना है मतलब देना है। वहीं पे सारी गड़बड़ होती है। पूरा करूँ 2 लाइन या? अच्छा, तो पहला नियम है भूख लगे तभी खाइए। दूसरा नियम है भूख लगे उतना ही खाइए। एक बात मैं शेयर करती हूँ, आपको राइट लगती है या रॉन्ग मुझे बताना। मान लीजिए आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, आपको बड़े प्यार से खिलाना है, ठीक है? आप कभी ओवर नहीं खाते हैं, लेकिन मेहमान घर पे आते हैं, आप बड़े प्यार से और फिर दबा दबा के खिलाते हैं। अरे आपके लिए ही बनाया था, स्पेशल आपके लिए बनाया है, ऐसा ऐसा कहकर हम परोसते जाते हैं। वो बोल चुके हैं कि बस पेट भर गया। उसके ऊपर आप देंगे, उनका स्टमक फुल हो जाएगा, क्या उनको वो भोजन पचेगा? नहीं। तो क्या होगा? सड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ बिगड़ने में हमारा थोड़ा सा हिस्सा रहेगा। बोझ, वो भावना है, लेकिन भावना और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। उसका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है ना? तो जितना मेरी प्रकृति को लागू होता है कि भूख से कम खाना चाहिए, उतना उनकी प्रकृति को भी लागू होता है। ये समझ हमेशा रखना। हाँ, तो भावनाओं को साइड पे रखकर प्रैक्टिकल। हाँ, आप 2-3 बार ऑफर कीजिए, लेकिन जिद करके कभी नहीं खिलाइए।
ठीक है। और तीसरा नियम, जो भी खाइए चबा चबा कर रस करके खाइए। इस शरीर में 70% जल तत्व है, तो सिर्फ पानी पिला पिला के वो जल तत्व की कमी पूरी नहीं कीजिए, इसको रस दीजिए। और सबसे उत्तम कोई रस है तो वो है लार रस, जो हमारे ही बॉडी के अंदर है। जब चबा चबा के खाएंगे तो वही रस इस शरीर को मिलता है, जो एसिड को कम करता है, बैलेंस करता है स्टमक के, तभी हमारा बॉडी एसिडिक से अल्कलाइन बनता है। ये एक आदत में भी अगर कोई परिवर्तन कर दे तो कब्ज जैसी प्रॉब्लम से कई % में वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू। किंजल बहन को बहुत बहुत थैंक्स। तो हमें आग्रह किया, मैं गए थे तपोवन, 9 दिन के लिए गए थे। तो कई प्रॉब्लम्स बहुत सहज रीति से, मेन हमारा बुद्धि को समझ आगे पीछे होने के कारण ही ये सारा समस्या आता है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ रहने के कारण, वहाँ 180 एकड़ ज़मीन में बहुत लोग आके इतना जितना हाल है उतना अभी तक टैबलेट्स खाया हूँ मैं। ऐसा लोग टैबलेट दूसरी तीसरी दिन में ही बंद हो जाते हैं। तो सुबह से शाम तक इनका जो दिनचर्या है उन सभी से बहुत लोग का 140 यूनिट ये लेते थे इंसुलिन वगैरह, तो वो लोग सभी का बंद है। तो खास मेरे को हमारा हैदराबाद की कुलदीप बहन ने आग्रह किया था। तो उस समय फिर बाद में मेरे को टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन बाबा का सीज़न भी आ रहा था। फिर वहाँ जाके स्पेशल परमिशन दिया था ये लोग। फिर वहाँ जाके फिर बाद में वहाँ का वनस्पति, वायुमंडल, वातावरण, सभी लोग वहाँ तक तो जा नहीं सकते, इसीलिए हमने ये लक्ष्य लिया। बहन जी को बुलाया इधर ही। तो 4-5 दिन इधर ही रहेगी, ऊपर डाइनिंग में वहाँ बैठेंगी। जिसको मिलना है, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस है मधुबन निवासियों के लिए, जो समर्पित भाई बहनें हैं उन के लिए अगर हो सके तो जो डाइट देता है वो भी हमें इधर प्रोवाइड करेंगे। फ्रूट्स जो भी है वो भी प्रोवाइड करेंगे। जो जूसेस से, नहीं तो उसका काढ़ा वगैरह पिलाना बहन जी का गाइडलाइंस में यहाँ देने के लिए लक्ष्य लेके बहन जी भी आई है। फिर बाद में ऐसा क्रॉनिकल केसेस से वो लोग उधर जाना हो तो वो बात अलग है। तो यहाँ जितना हो सके हमारे हाथ में ही है। जब अच्छी रीति भूख लगे तो खाने के लिए बोलते हैं, जब अच्छी रीति प्यास लगे तो पानी पीने के लिए। ये तो सही है। मेरे को 7 बजे शाम को कब होता है इंतज़ार कर रहे थे, इतना भूख लगते थे, तो अच्छी रीति खाते थे शाम को। तो दिनचर्या सुबह से रात तक एकदम पक्का हो गया था। कहीं वहाँ मिस हो गया था मेरा दिनचर्या में, वो भी बहुत अच्छी रीति सेट हो गया। तो वज़न नेचुरली नेचुरोपैथी डाइट लेने से नेचुरली वज़न कम हो जाता है। सहज रीति से हमारा पुरुषार्थ के लिए इजी मेथड होता है। जितना हो सके मैं बहन जी को बहुत तंग किया वहाँ किंजल बहन को। तो जो भी सवाल पूछते तो आस्ते आस्ते लॉजिक रीति से हमको समझा के फिर हमारा बुद्धि में बिठाते लोग। वहाँ पूरा सारा टीम जो देखा मैंने, सारा ऐसा ही रहता है, सारा यूथ है वहाँ। हर एक का वहाँ भोजन का भी देखा मैंने, वेरी सिंपल, एक ही आइटम। एक दिन पूरा सभी को खीर खिलाया, सारा एक ही बर्तन में खीर है, सभी लोग आके तालियां भर भर के खीर खाया, बस इतना ही। एक ही आइटम देते हैं। चावल खाने के टाइम में रोटी नहीं खाना, रोटी खाने के टाइम में चावल नहीं खाना। तो ऐसा बहुत सिंपल डिसिप्लिन है। तो उसी में ही ये लोग अभी इतना हार्ड सेवा करता है वहाँ, इतना खेती बाड़ी करने का, जैसे भी चलाने का, वो लोग सभी ऐसा ही रहते हैं। सुबह से रात तक इतना हार्ड वर्क करने से भी उसको ये जो भोजन खा रहे हैं उसी से उनको बहुत अच्छी रीति ताकत भी मिल रहा है। और 2-4 महीने में यही सुना प्रैक्टिकल, दवाई से हमको जो विटामिन्स मिलता है तो शरीर हमारा अंदर ही विटामिन देता है। हमारा हीमोग्लोबिन कम होते नहीं, बढ़ते हैं। आर्गन्स कम वजन वाला वजन थोड़ा अच्छी रीति आ जाते हैं, ज़्यादा वजन वाला सारा बैलेंस शरीर में एक एक तत्व क्या क्या करते हैं, ये सारा प्रैक्टिकल भी देखा मैंने वहाँ। तो इसीलिए ये सिर्फ निवासियों के लिए, समर्पित वालों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है। जिस किसी को इंटरेस्ट है, सुबह नाश्ते के बाद
बहन जी उधर ही बैठते हैं, एक चार्ट्स भी बनाया, बहुत सिंपल है, हमारा बीमारी को हमको ही मालूम नहीं पड़ता, एक 4 पेज का सवाल रहता है, तो उसमें टिक करते करते अच्छा मेरा अंदर ये प्रॉब्लम है क्या, मेरा अंदर ये क्लैरिटी, तो ये चार्ट आप बना देवे, तो वो लोग फिर बाद में आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, बहन जी इधर ही रह के, तो वो लोग को अपॉइंटमेंट अनुसार टाइम अनुसार दे के गए, फिर बाद में उसको वही डाइट देता है, फिर नहीं तो इधर ही खाओ, उधर जाके समोसा खाओ, इधर जाके आइसक्रीम, उनको हमें सपोर्ट नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे, जिसका इंटरेस्ट है वो लोग को ही ये सेवा का चांस मिलेगा, तो वहाँ तक सभी जा नहीं सकते, इसीलिए बहन जी इधर आइए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।